Hi guys, you are welcome in Achievers Pathshala. Hope you are doing well. I'm Vikas Jha with you. And today we will start a new topic that is IFRS 15, revenue recognition and revenue from contacts with customer. This is the very important topic. तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और जो आजकल चल रहा है, आजकल यूज हो रहा है IFRS 15. तो IFRS 15 को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ मैं. देखो, IFRS जो 15 है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है. ओके, ये तो आप जानते हो. अब IFRS 15 से पहले ये क्या था, IAS इसने किसको रिप्लेस किया? IFRS 15 ने IAS 18 IAS 18 को रिप्लेस किया है. IAS 18 क्या था हमारा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये था हमारा पहले जो स्टैंडर्ड था. अब इसको IFRS ने जो है रिप्लेस कर दिया है. और IFRS क्या चीज है? IFRS का जो फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना. इसको देखिए, ओवरव्यू इसका क्या है. IFRS 15 specifies how and when IFRS reporter will recognize revenue as well as requiring such entities to provide users of financial statements. कहता है कि IFRS 15 ये बताता है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कब करना है, कब कोई भी आप ये नहीं कि आपने कोई सामान आपने बेच दिया तो जरूरी नहीं है कि वो आपको रिवेन्यू मतलब आप उसे रिवेन्यू में काउंट कर लोगे. तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है ये बताता है IFRS 15. उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्या उस IFRS 15 जो स्टैंडर्ड्स है ये आपको बताता है कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है, तभी जो है आपको बैलेंस शीट में सही फिगर जो है आपके जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस जो भी सही निकल के तभी आएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स ए सिंगल प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल. कह रहा है कि 5 स्टेप मॉडल पे जो है ये बेस्ड है और 5 स्टेप मॉडल टू बी अप्लाइड टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कस्टमर के साथ, जहाँ पे भी गुड्स की डीलिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर भी सेल परचेज होती है, वहां पर रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, वहां पर IFRS 15 जो है एप्लीकेबल होगा. और IFRS 15 ये बताता है कि आपको 5 स्टेप मॉडल में जो है कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना है. तो 5 स्टेप मॉडल को हम आगे पढ़ते हैं. देखिए, वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो वहां पे ऑब्वियसली कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा. एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. जहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी वहां पे एक का अधिकार होगा, दूसरी की अनिवार्यता होगी. ठीक है, उसे प्रोवाइड सर्विस, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक सर्विस रिसीवर होगा. ठीक है, तो ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. कस्टमर, कस्टमर होना जरूरी है वहां पे. बिना कस्टमर के आप किसको बेचोगे? तो वहां पे ए पार्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज. कोई मतलब कि एक पर्सन, एक पार्टी ऐसा होना जरूरी है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा हो. ओके, इन द एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन. मतलब कि वहां पे मतलब कि आप उससे गुड्स दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, कुछ प्राइस मिल रहा है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आपको हो रहा है. अगर वो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. फिर इनकम, इनकम है कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड टू फॉर्म इनफ्लोज एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स और डिक्रीज लायबिलिटीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी. ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली ये बताता है कि आपको जो है उसमें इनकम कैसे आप उसको डिफाइन डिफाइन कर रहे हो. ऑब्वियसली आप किसी को बेच रहे हो तो उसमें जो है कॉस्ट प्लस में अपना प्रॉफिट लगा के ही बेचोगे. ठीक है, तो वहां पे आप ये इनकम वाला जो पॉइंट है ये डिसाइड करता है कि ये मतलब कि कैसे आपको जो है उसे आपको इनकम जो है कैसे जनरेट होगी उस रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो है रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू इनकम कैसे जनरेट होगा ये बताता है. फिर आता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में प्रॉमिस इन इन ए कॉन्ट्रैक्ट
विद a customer to transfer to the customer, यानी कि उसमें प्रॉमिस किया जाता है। प्रॉमिस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कस्टमर के साथ जो आप करते हो कि ट्रांसफर टू द जो भी आप गुड्स या सर्विस जो है वो ट्रांसफर करने का, ठीक है। A goods and services bundle of goods or service or services that is distinct, or a series distinct goods or services that substantially the same and that have same pattern of transfer to the customer। वही बताते परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि मतलब कि उसको जो है गुड्स जो है पूरा कस्टमर को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और रिवेन्यू क्या है? इनकम अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो भी मतलब कि इनकम अराइज हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको, ठीक है, जो भी आपको मतलब कि इनकम, यानी कि जो भी आपको टोटल जो है उसकी कंसिडरेशन प्राइस मिल रहा है उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने पे। और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसका प्राइस क्या है? द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एंटिटी एक्सपेक्ट द एंटाइटल इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफरिंग और प्रॉमिस्ड गुड, जो भी आपने प्रॉमिस किया है कस्टमर के साथ, ठीक है, जो भी गुड्स प्रोवाइड करने का, सर्विस प्रोवाइड करने का, जो है एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगा। तो ये 5 मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे वही बता रखा है, आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रांजैक्शन की प्राइस होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपल वे में लिखा हुआ है, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन एंटी सेटिस्फाइड रेवेन्यू। इसमें भी इस जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम वीडियो के एंड में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कब कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है इस थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट के IFRS 15 में, ठीक है। दैट सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, एप्लीकेशन ऑफ द गाइडेंस विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, और बाकी सारी चीजें जो है सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि कैसे आप कॉन्टैक्ट करते हो, क्या प्राइस रखती हो, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें हो सकती है आगे, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा यही, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो भी आपने कस्टमर के साथ किया है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर विल बी विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 15 इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। ये कंडीशंस अगर जो मैट होंगे तभी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द parties to the contract. Each party's right to relation to the goods or services to be transferred can be identified. जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, इंडियन 1872 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें ये सारी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में जो होनी चाहिए वही वाली कंडीशंस है। पेमेंट टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर, मतलब कि पेमेंट वहाँ पे मतलब कि गुड्स और सर्विसेज के बदले ट्रांसफर होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ठीक है, कि कितना पेमेंट होगा, कब होगा, ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस, उसका कोई कॉमर्शियल आधार हो उस कॉन्ट्रैक्ट का। कह रहा है कि इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन टू विच एंटिटीज एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विस विल बी कलेक्टेड। और ये भी मतलब कि जो भी कंसिडरेशन रखा है, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी वैल्यू उसकी रखी है उस ट्रांजैक्शन की, उस सर्विस की, ठीक है, तो मतलब कि वो भी जो है आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्या है। तो फर्स्ट में बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट मॉडल ये कवर हो गया। सेकंड है आपका क्या? आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट the entity should assess the goods or services that have been promised to the customer and identify the performance obligations। मतलब कि उसको कोई आपने प्रॉमिस किया है किसी से, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो मतलब कि ये होना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप बाद में मुकर जा रहे हो उससे। goods or services that is distinct, a series of distinct goods or services that are substantially the same
मतलब कि वही होना चाहिए जो आप गुड्स और सर्विसेज आप प्रॉमिस करते हो। ये नहीं कि आपने मतलब कि उस एग्रीमेंट के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपने कोई और गुड्स दिखा दिया और जब आप रियल में बेच रहे हो उसे, भेज रहे हो, उसे ट्रांसफर कर रहे हो, तब आप गुड्स कोई और गुड्स दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। अब क्या कह रहे हैं, ए सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स मतलब कि एक पहचाना हुआ, यानी कि ऑलरेडी जो है स्पेसिफाइड गुड्स जो होता है, इज ट्रांसफर टू द कस्टमर द सेम पैटर्न इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर met. Each distinct good or service is the series of the entity promises to the transfer consecutively to the customer. ठीक है। देखो सेकंड वाले मॉडल में क्या है, सीधी सी बात ये है कि जो भी आपने गुड्स उसे देने का आपने वादा किया है, जो भी आपने गुड्स देने का वादा किया है, वो गुड्स जो है ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सेकंड कंडीशन जो है फेल हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है, गुड्स और सर्विसेज इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मैट। कंज्यूमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ऑन कंजक्शन विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। ओके। ये वही उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, उसी मॉडल को आगे इसमें देखिए, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, उसी को एनहेंस करके लिखा गया है। द एंटिटी डज प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सर्विसेज ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विद द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड। उसी सेम बात को जो है घुमा फिरा के इसमें लिखा गया है, कुछ नहीं है। बस सीधी सी बात ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो भी आपने जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा किया है, अग्रीमेंट किया है, प्रॉमिस किया है, वो आपको प्रोवाइड करना है, वही गुड्स प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि आप कुछ और गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपने बोला कुछ है, करा कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेकंड मॉडल यही बोलता है हमारा। फिर थर्ड क्या है, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। आपको ये डिटरमिन करना है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो उसके भी कई सारे फैक्टर है ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करने के। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये है कि जो भी सामान बेच रहा है कस्टमर को, तो उसे ये आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कितना मैं ट्रांजैक्शन प्राइस इस पे चार्ज करूं, ठीक है। तो ये वो डिसाइड करता है। व्हेन मेकिंग व्हेन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन एन एंटिटी विल कंसीडर पास्ट कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो वो पहले जो है पुराना देखेगा, पास्ट का देखेगा कि बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है उसका प्राइस जो है डिसाइड करेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि वो अपने देखेगा फैक्टर्स उसके कैसे हैं, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, ठीक है, और उसको कितना चार्ज करना चाहिए उससे, ठीक है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, सब कुछ सारी बातों को ध्यान में रख के जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करता है। Where a contract contains elements of variable consideration, the entity will estimate the amount of variable consideration to which will be entitled under the contract. वही सेम बात है, उसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है इस वाले भी में भी। Variable consideration is also present if entity's right to consideration is the contingent on the occurrence of the future event। मतलब कि on the occurrence of future event होता है क्या, कई बार क्या होता है कि आपका जो है आपने कस्टमर से वादा कर दिया, ठीक है, कि वेरिएबल कंसिडरेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि हम जो है आपको गुड्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में ही डिसाइड होगा, क्योंकि अभी जो है वो हमारा जो है इन ट्रांजिट है, हमारा कहीं और से आने वाला है गुड्स। ओके। जब गुड्स आ जाएगा फिर उसकी जो कॉस्टिंग होगी तो वो भी तो उसको जोड़ना पड़ेगा उसमें, उसके प्राइस एक्सपोर्ट कर रहा है कहीं से, मान लो कि यूएसए से मंगा रहा है कोई सामान इंडिया में देने के लिए, कस्टमर को देने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जो ट्रांजैक्शन का जो प्राइस है वो मतलब कि वेरी करता है, यानी कि वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है फ्यूचर अकरेंस पे डिपेंड करता है। तो यही है इसका प्राइस डिसाइड करने का, तो वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है किसी भी एंटिटी के लिए। ओके। देन अब हमारा फोर्थ मॉडल क्या कहता है, allocate the transaction price to the performance obligation in the contract। कह रहा है कि क्या क्या बोल रहा है, where a contract has a multiple performance obligation, an entity will allocate the transaction price to the performance obligation in the contract by reference to their relative standalone selling prices। इसमें जस्ट ये है कि वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है कि वो उसे क्या सेलिंग प्राइस रखना है। If a standalone selling price is not directly observable,
द एंटिटी विल नीड टू एस्टिमेट इट। उसे मतलब कि एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसे मतलब कि अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब वो किसके बेस पे डिसाइड करेगा ये सेलिंग प्राइस? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या फैक्टर है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। मतलब कि जो कॉस्ट उसकी लगने वाली है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गुड्स हमारा भी बना नहीं होता है, ठीक है। वो मैं रॉ मटेरियल हमने अभी परचेज किया, ठीक है। उस गुड्स को बनाने में हमें हो सकता है कि ज्यादा लेबर लग जाए हमारा, ठीक है। और हो सकता है कि हमें एक और दो हमें छोटी-छोटी मशीनरी खरीदनी पड़ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा, ठीक है। क्या उसको जो आप ट्रांसपोर्ट करोगे कस्टमर के पास, तो वो क्या चार्ज लेगा, हो सकता है कि उस टाइम वो बढ़ जाए, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है बताना पड़ता है कि इतना आसपास जो है मेरा इतना कॉस्ट लगेगा प्लस मैं इतना जो है मार्जिन लूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो इन दोनों को मिला के जो है हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। उसको क्या ध्यान रखना पड़ता है? मार्केट की सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दूसरा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन, मतलब कि उसे कॉस्ट का पहले से ही अंदाजा लगाना होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो है अंदाजा ही लगा सकता है, क्योंकि वो अगर गुड्स अभी बना नहीं है तो ये तो नहीं कर सकता ना कि भाई मेरा इतना ही कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि एक तो होगी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होगी उसकी वेरिएबल कॉस्ट उसको बनाने में, गुड्स को बनाने में, ठीक है। तो गुड्स को बनाने में तो अब सपोज दैट कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो उसे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़े, वुड खरीदने पड़ेंगे उसे, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है सेलिंग प्राइस को डिसाइड करते हुए। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा? वही ट्रांजैक्शन प्राइस, उस ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो ये वाला मॉडल हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसमें दो तीन बात और भी है कि मतलब कि डिस्काउंट कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, तो सारा कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है उस टाइम पे, ठीक है। वो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसमें सब कुछ लिखा जाए कि भाई इतना डिस्काउंट आपको, इतना ट्रेड डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इतना नहीं, सब कुछ मेंशन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके। तो स्टेप 5 आते हैं। स्टेप 5 क्या है? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है कि ये क्या चीज है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रोल इज पार। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेना। बहुत, क्योंकि यही एक तरह से कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट का आधार है, बेस है। देखो, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जब आपने गुड्स प्रोवाइड कर दी, सामने वाले के पास गुड्स रिसीव हो गई है, वो गुड्स को यूज कर रहा है, उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट्स उसको आपने पास कर दिए हैं, ठीक है। अब आपका उस गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उस गुड्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल अपने पास, अपने उसको कस्टमर को पास कर दिया है। वो होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी कि आपने जो वादा किया था, आपने उसे प्रोवाइड कर दिया, दे दिया आपने। जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो अग्रीमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, आपने उसे दे दिया। अब आपके पास उस गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये ही है कि ठीक है, तो रिवेन्यू क्या होगा? तभी रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Control of an asset defined as the ability to direct the use of, obtain substantially all the remaining benefits from the assets. जो भी benefits है सारा जो है कस्टमर यूज कर लेगा, and the benefits related to the assets और potential cash flows may be obtained। यानी कि आपने जो सामान बेचा, कस्टमर ने, दो चीजें, आपने जो है गुड्स कस्टमर को दे दिया, उसे रिसीव कर चुका है, और आपने जो है पेमेंट प्राप्त कर चुके हो, पेमेंट ले चुके हो उससे, जो भी डिसाइड हुआ था, ठीक है। यूजिंग द एसेट्स टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, यूजिंग द एसेट्स टू एनहेंस द वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स, यूजिंग द एसेट टू सेटल लायबिलिटीज और रिड्यूस एक्सपेंसेस, सेलिंग हो रहे हैं। तो ये सब मतलब कि इसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब कि ध्यान में रखनी होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो IFRS 15, देखो क्या होता है कि अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। जो हमारा IAS था, IAS 18, एक मिनट, देखो ये थ्योरी है, कुछ नहीं है इसमें, बस जस्ट ऐसी लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं। IAS जो हमारा था 15 IAS जो हमारा 18 था, 18 क्या कहता था? 18 में हमारी दिक्कत क्या होती थी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, ये होती थी कि
भाई गुड्स जो है अभी इन ट्रांजिट है, कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ है। तो उस कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो ना तो भाई वो अपनी बुक्स में दिखा सकता है, कस्टमर अपनी बुक्स में दिखा सकता है। ओके, और आप जो सेल कर रहे हो उस गुड्स को, आपने अपने बुक में दिखा दिया कि मेरा 1 लाख का सेल हो गया है, अपने गुड्स में आपने जो है सेल दिखा दी अपने बुक्स में। तो सेल दिखा दी। अब ये बताओ कि सेल आपने गुड्स तो भी इन ट्रांजिट है, परफॉर्मेंस तो ऑब्लिगेशन तो हुआ ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आपको पेमेंट बेशक मिल गया हो, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहाँ हुई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कहाँ हुई? तभी होगी ना जब कस्टमर को जो है गुड्स पहुंच जाए, और गुड्स का जो भी कंट्रोल है वो भी सारा उसके पास पहुंच जाए, रिसीव कर ले, ठीक है, तब आप जो है उसे एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। पहले क्या करते थे हम बुक्स में, IS 18 में हम क्या करते थे, पहले हम जो है उसको दिखा देते थे गुड्स को। उस टाइम पे क्या होता था कि वो सेल तो आपकी एक्चुअल में सेल तो है नहीं, तो वो क्या है, एक तरह से आपको जो है मिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बैलेंस शीट को, ठीक है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में वो की सेल है ही नहीं वो, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के पास तो पहुंचा ही नहीं है। सपोज दैट कल को जो है कुछ आपने जो ट्रांसपोर्ट में भेजा है, उसको गुड्स पहुंचे ही नहीं उसके पास, उस विद कुछ टाइम है, टाइम लिमिट, उस टाइम में पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो उसी आप देखिए, इसको एग्जांपल से हम पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल क्या है। तो और IFRS 15 में क्या बोलता है कि आप उसे जो है डेफर कर लोगे, उसको जो है डेफर कर लोगे, डेफर करके रिकॉर्ड करोगे। अब कैसे इसे रिकॉर्ड करते हैं IFRS 15 के अकॉर्डिंग, वो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, ABC लिमिटेड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर एक्स से, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स 5 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट डेट वाज 28 नवंबर, उसकी 28 नवंबर थी, एंड देयर वाज लीड टाइम टू प्रोवाइड गुड्स 7 डेज, 7 डेज में से गुड्स जो है प्रोवाइड करना है। देयर वाज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रुपीज 50,000, जो ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो जिससे भेजेगा, ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगी वो 50,000 है। बट एट द टाइम ऑफ 30th नवंबर, ठीक है, गुड्स नॉट डिलीवर्ड टू मिस्टर एक्स बिकॉज गुड्स वाज इन ट्रांजिट। सपोज दैट आप मंथली रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप 30 नवंबर को बैठे हुए हो, ठीक है, और अपना बुक्स बना रहे हो। अब देखो, गुड्स आपके यहाँ से चला गया है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, लेकिन कस्टमर को तो रिसीव हुआ ही नहीं, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो हुआ नहीं ना, तो आपको उसको रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते। तो उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? रिकॉर्ड करने का तरीका बताता हूँ कैसे होता है। इन दिस सिनेरियो हाउ ABC लिमिटेड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन देयर बुक, अपने बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या है, जो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड क्या है कि अब उसको जो है फर्स्ट एंट्री सेल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू। क्यों सेल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू क्यों करा हमने? देखो, सेल्स का नेचर क्या होता है, सेल्स जनरली हम जब किसी को गुड्स बेचते हैं तो टू सेल्स करते हो आप, ओके, सेल्स को क्रेडिट करते हो, बट यहाँ पे आपका सेल हुआ ही नहीं है, क्योंकि गुड्स डिलीवर हुआ ही नहीं है कस्टमर को। तो क्या कर दोगे, उतने अमाउंट से सेल्स को डेबिट कर दोगे, और उसे डेफर्ड रेवेन्यू में जो है 5 लाख रुपए आप डाल दोगे। ओके, देन सेकेंड एंट्री क्या होगी, कॉस्ट की। आप आपको उस गुड्स को पहुंचाने में जो कॉस्ट लगा है उस पे, ठीक है, उस तो फिनिश्ड गुड्स इन ट्रांजिट जो है, ठीक है, 50,000 है, फिर 50,000 है। अब सपोज देखो, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। आप मतलब कि उस एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जब एक्सपेंस को हमें घटाना है तो क्या करेंगे, हम एक्सपेंस को जो है क्रेडिट कर देंगे। ओके, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,000, और फिनिश गुड्स इन ट्रांजिट को हमने कर दिया डेबिट। ओके, दैट इज फर्स्ट एंट्री। आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। हमने बिल्कुल उल्टा किया है, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, सेल्स को डेबिट किया, जो कॉस्ट है कॉस्ट को हम डेबिट करते हैं, कॉस्ट को हमने क्रेडिट किया। ओके, फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा, जब बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, नेक्स्ट अगर मंथली रिपोर्टिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ ही आपका नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड आ जाएगा। तो उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जस्ट उल्टा कर दोगे इसको, डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दोगे। अब क्योंकि लीड टाइम 7 डेज का था, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके पास जो है गुड्स पहुंच जाएगा, उस पीरियड में जो है पहुंच जाएगा गुड्स, ठीक है। और सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब उसको डेबिट कर दो। जो ओरिजिनल एंट्री जो पास होनी थी हमारी, वो हमने नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड में पास करी है। और जिस मंथ में मतलब कि गुड्स हमने उसे भेजा इन ट्रांजिट था, उस मंथ में हमने क्या करा, उसको डेफर किया। ठीक है, डेफर अकाउंट क्या होता है? डेफर जस्ट हमने उसे पार्क कर दिया। हमने उसे रेवेन्यू नहीं माना, और जो हमारा कॉस्ट हमने उसको कॉस्ट नहीं माना, हमने उसे जस्ट पार्क कर दिया हमने उसे। ओके, तो ये था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट में। ये एंट्री हम जो है हमेशा पास करते हैं आईएफआरएस 15 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईएफआरएस 15 हमें बोलता है कि जब तक कस्टमर को गुड्स डिलीवर नहीं होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और जो 5 मॉडल्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, तब तक जो है आपका वो गुड्स मतलब रेवेन्यू, उस गुड्स से जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए जो है ये एंट्री हमारी बनती है। ओके, तो आई होप आपको आईएफआरएस 15 का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो, थ्योरीज तो बहुत है इसमें मेंशन है, लेकिन आपको बस कंसेप्ट पकड़ के चलना है कि क्यों करते हैं आईएफआरएस 15, किस लिए करते हैं, ठीक है, और एंट्री क्या होगी। ठीक है, और ये 5 मॉडल्स जो मैंने बताए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इन पांचों को आपको जो है ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा आईएफआरएस 15 हमारा खत्म हो जाता है, ये हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आईएफआरएस 15 का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है, नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हो सकता है कि मैं इसकी छोटी सी स्पेशल क्लास जो है आपको प्रोवाइड कर दूं। तो ये जो है आईएफएस 15 खत्म हो गया। तो मेरा जो चैनल है अचीवर्स पाठशाला, इस पे मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो प्लीज, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस और नई नई टॉपिक पे वीडियोस मैं डालता रहूँ, आपको मिलता रहे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और आईएफएस 15 का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा।